ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम? अपना ह्यूमन फैक्टर पढ़ा रहे। ह्यूमन फैक्टर में हम ह्यूमन एरर पढ़ रहे थे। ठीक है, कि ह्यूमन एरर क्या होता है, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, बहुत कैटास्ट्रॉफिक होते हैं। हमने पीयर मॉडल इसमें देख लिया है, हमने डर्टी ट्रोजन्स इसमें देख लिए हैं। आज कुछ एडिशनल मॉडल्स पढ़ेंगे और एरर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे, और इससे बेनिफिट क्या है ना, क्या प्रोसेस है एरर मैनेजमेंट सिस्टम का, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं। वो सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, पीयर मॉडल और डर्टी ट्रोजन आपने पढ़ लिया है। ठीक है, मुझे लगता है सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये भी पता चला होगा कि आखिर इनका इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है ह्यूमन फैक्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होते हैं, ये आपके एरर को एनालिसिस करके इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दो मॉडल और हैं जो एडिशनल मॉडल और थ्योरीज आप कह सकते हैं। मतलब कि आपका जो पीयर मॉडल है उसको छोड़ के, डर्टी ट्रोजन को भी छोड़ने के बाद दो मॉडल और आपके बचते हैं, HFCS-ME और शेल मॉडल, SHEL शेल मॉडल। ठीक है, ये दो चीज़ें जो हैं वो बचती हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए, है ना। वो दो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो HFACS-ME, तो एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब पूरा नाम होता है ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस एक्सटेंशन। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, तो पूरा नाम लेने से अच्छा है कि हम इसको छोटे शॉर्ट टर्म में बोलते हैं HFACS-ME। ठीक है, और इसको पूरा नाम क्या है, ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, देखो अब ध्यान से इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो इजीली समझ भी जाओगे। ये क्या है, ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस, यानी जो ह्यूमन फैक्टर है उसकी एनालिसिस करना, एंड देन द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। उसके बाद जितने भी एरर्स या जो भी एनालिसिस का रिजल्ट है उसे क्लासीफाई करना और उस हिसाब से मेंटेनेंस करना, यानी मेंटेनेंस एक्सटेंशन करना। ठीक है, ये चीज़ हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जनरली मतलब आपके कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट तो डिज़ाइन नहीं किया गया था, हालांकि इनका यूज़ किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इनका यूज़ करती हैं, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज इसका यूज़ नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनली जो डिज़ाइन किया गया था HFACS-ME, यानी कि ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर मेंटेनेंस एक्सटेंशन, इसका जो यूज़ एक्चुअली किया गया था, जो डिज़ाइन इसको किया गया था, वो US नेवी, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनकी जो नेवी है, उसने इसका कॉन्सेप्ट लाया था कि आखिर हमारे बीच में उनके जो शिप्स वगैरह होते थे उसमें अगर ह्यूमन एरर होते हैं, यानी अगर इंसानों से कोई गलतियाँ होती हैं तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपका HFACS। ठीक है, जो HFACS-ME है, ये टोटल जितनी भी ह्यूमन एरर हैं, ध्यान रखना ह्यूमन एरर की बात हो रही है ना, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही है। जो ह्यूमन एरर होता है, यानी इंसानों के द्वारा जो गलतियां होती हैं, इसको इसने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, यानी 4 कैटेगरीज इसने बनाई है कि देयर आर 4 कैटेगरीज इन विच ऑल द ह्यूमन एरर्स कैन बी क्लासीफाइड। जितने भी ह्यूमन एरर्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4 तरीकों में, यानी जितने भी आज तक के एरर हुए हैं उनको हम 4 अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने कहा सुपरवाइजरी कंडीशंस, यानी कि जो सुपरवाइजरी कंडीशन, जैसे कि अब हर एक काम, जो भी काम आप करते होंगे, आपके घर में भी करते होंगे, आपके कॉलेज में भी काम करते होंगे, तो एक सुपरविजन होता है। जैसे आपके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपको सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइज करना मतलब कीपिंग आई ऑन योर वर्क। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको देखना, उसको सही, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसे सही ढंग से समझाना, दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। ठीक है, तो जो आपके HFACS-ME के एनालिसिस्ट थे, उन्होंने 4 कैटेगरीज में आपके एरर्स को बांटा। पहला उन्होंने कहा सुपरवाइजरी कंडीशंस, यानी कुछ एरर्स ऐसे भी डेवलप होते हैं जब अच्छे से सुपरविज़न नहीं किया जाता है, यानी जिसका काम है कि चीज़ों को संभाल के रखें, सुपरविज़न अच्छा करें, है ना। यानी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे समझाएं, उसे बताएं कि ये गलत तरीका है, सही तरीका क्या है। ये चीज़ जो बताने का काम करना था, ये काम अच्छे ढंग से नहीं किया गया। इसकी वजह से भी क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस कंडीशन को बोला जाता है सुपरवाइजरी कंडीशन। यानी इस कंडीशन की वजह से जो भी एरर आएगा उसको हम सुपरवाइजरी कंडीशन में रखेंगे। क्लियर है? जो दूसरा कंडीशन दिया गया है वो वर्किंग कंडीशन, यानी जब काम आप कर रहे हो एक्चुअल में, तो काम करते हुए कोई परेशानी आना, जैसे आप कोई काम कर रहे हो उसमें गलती से कोई दूसरा नट बोल्ट दूसरे नट बोल्ट में लगा दिया, कोई दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में इंस्टॉल कर दिया, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कंडीशन। ठीक है, यानी कि आपका टेम्परेचर कितना था, वर्किंग कंडीशन मतलब जहाँ पर आप काम करते हो वो भी होता है। जैसे आपका टेम्परेचर कितना था, वहाँ जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ लाइटनिंग प्रॉपर थी कि नहीं थी, तो इस वजह से भी मिस्टेक होती हैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा मेंटेनेंस कंडीशन। मेंटेनेंस कंडीशन का मतलब कि आपने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए कि नहीं किए,
है ना, सारे पार्ट्स को सही इंस्टॉल किया कि नहीं किया, इस तरह से मतलब आपके काम मेंटेनेंस में जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दैट आर इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस कंडीशन। ठीक है, तो 3 मैंने बताया कौन कौन सा। सबसे पहला सुपरवाइजरी कंडीशन यानी सुपरविजन में प्रॉब्लम होने की वजह से एरर आना। दूसरा इन्होंने कहा वर्किंग कंडीशन यानी आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से परेशानियां आना, उसकी वजह से एरर्स होना। तीसरा इन्होंने कहा मेंटेनेंस एरर यानी मेंटेनेंस की वजह से, जब आप मेंटेनेंस कर रहे थे उस वजह से प्रोसीजर से, पार्ट से या किसी और चीज़ों से कोई एरर आना। और चौथा इन्होंने कहा मेंटेनेंस एक्ट की वजह से, मतलब आप जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको आप कैसा ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसका एक्ट कैसा कर रहे हैं आप उस पर। चीज़ें तो आपको सही बताई जा रही हैं, आपको प्रोसीजर भी सब कुछ मिला हुआ, सब कुछ सही है, लेकिन आपका उस पर एक्शन कैसा है, मेंटेनेंस एक्शन आपका कैसा है ना, आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज में आप किसी भी ह्यूमन एरर को बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू HFACSME मीन्स ह्यूमन फैक्टर एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर मेंटेनेंस एक्सटेंशन। इस प्रणाली के द्वारा आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत, इसके अंडर में अगर आप देखेंगे तो 4 तरीके के ह्यूमन एरर्स होते हैं। पहला सुपरवाइजरी, दूसरा वर्किंग कंडीशन, तीसरा मेंटेनेंस कंडीशन और चौथा मेंटेनेंस एक्शन या फिर मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, तो 4 कंडीशंस में आप एरर को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये वाली जो थ्योरी है आपकी या फिर ये जो मॉडल है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। ठीक है, रीडिंग करना बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका शेल मॉडल। ठीक है, SHEL शेल मॉडल। तो जैसे मैंने आपको पीयर मॉडल पढ़ाया था ना, तो पीयर में PEAR होता था ना, P फॉर पीपल, E फॉर इन्वायरमेंट, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिसोर्सेज, है ना। लाइक वाइज आपका ये जो सेल मॉडल है ना, इसमें भी एक एक वर्ड की मीनिंग है ना। S मतलब होता है सॉफ्टवेयर, H मतलब हार्डवेयर, E मतलब इन्वायरमेंट एंड L फॉर लाइववेयर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है सॉफ्टवेयर, है ना। तो इसको किसने डेवलप किया था, हाँ ये भी आप जान लीजिए, ये अच्छी चीज़ आपकी बुक में दिया हुआ है। एक्चुअल में ओरिजिनली जो सेल मॉडल डेवलप किया गया था वो एल्विन एडवर्ड्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डेवलप किया था। लेकिन बाद में फ्रैंक हॉकिंस, है ना, हॉकिंस का कुकर भी आपने देखा हो घरों में यूज़ होता है ना, तो हॉकिंस थे, ये फ्रैंक हॉकिंस थे, इन्होंने इसको शेल मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया बाद में चल के, है ना। तो ओरिजिनली किसने डिज़ाइन किया, तो एल्विन एडवर्ड्स, बट बाद में जो फ्रैंक हॉकिंस थे इन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया। क्लियर है इतना। अब देखो इसमें S फॉर होता है सॉफ्टवेयर, H फॉर हार्डवेयर, E फॉर एनवायरमेंट एंड L फॉर लाइववेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो जैसे आपका पीपल था तो पीपल से रिलेटेड पीयर मॉडल में P फॉर पीपल था, तो वहाँ पर आपसे रिलेटेड सारे चीज़ें आ रही थी, आपकी कैपेबिलिटी, लिमिटेशन, ऐसी सारी चीज़ें आ रही थी। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है मेंटेनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मेंटेनेंस टूल, जैसे प्ले कार्ड्स, है ना, प्ले कार्ड्स नहीं सॉरी वर्क कार्ड। ठीक है, वर्क कार्ड या इस तरह के सारे जो चीज़ें होते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर में आपका हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि आपके टूल्स, लाइटनिंग या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें, कंपोनेंट्स, है ना, एयरक्राफ्ट के और विंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हो सकती हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तीसरा इन्वायरमेंट, जो बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हो कि जैसे नॉइज़ ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो आपके आसपास, जो वर्किंग कंडीशन उसका टेम्परेचर ठीक ठाक हो, ये सारी कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर। और लाइववेयर का मतलब होता है यहाँ पर पीपल, यानी अपने लोग, जैसे लोग जो हैं वहाँ पर उनकी हेल्थ, है ना, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, है ना, कैसा है, एक दूसरे से व्यवहार है कि नहीं है, जहाँ पर काम कर रहे हैं एज ए टीम वर्क उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉलेज है उनके पास कि नहीं है, स्किल है उनके पास नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो लाइववेयर के अंतर्गत आती हैं। तो मतलब शेल मॉडल का बताना ये था कि भाई अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर की कमी ना हो, हार्डवेयर की कमी ना हो, एनवायरनमेंट में कोई कमी ना हो और लाइववेयर में कोई कमी ना हो, यानी जो इंसान पीपल पब्लिक वहाँ काम करती है उसमें कोई कमी ना हो, तो आपके ह्यूमन एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अरे बिल्कुल सही बात है। सारी थ्योरीज अगर आपने देखी होगी अभी से लेके जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको पढ़ाई है, 4 थ्योरीज, वो चारों थ्योरीज में आपने एक ही चीज़ देखा होगा कि लगभग बातें सब कुछ सेम ही कहते हैं, बस कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ी अलग ढंग से कह रहे हैं, थोड़ा अलग ढंग से कह रहे हैं, है ना। जैसे उन्होंने पीपल कहा तो इन्होंने क्या कह दिया, लाइववेयर कह दिया, उन्होंने रिसोर्सेज कहा तो इन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कह दिया। तो कुल मिलाकर के बात एक ही है कहने का, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, सबका सोचना अलग अलग है, इसलिए ये थ्योरीज थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इतनी थ्योरीज और मॉडल्स थी जो आपको यहाँ पर पढ़ना था। और इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर ह्यूमन फैक्टर एंड दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
मतलब यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो एंड डीजीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो, ठीक है। ये आराम से 2-3 क्वेश्चन लेके आता है ठीक है। यानी कितने टाइप के एरर होते हैं, देखो एक थे प्रोफेसर, है ना, प्रोफेसर जेम्स रीजन उनका नाम था, प्रोफेसर जेम्स रीजन, बहुत बड़े प्रोफेसर थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने ये कहा, और ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत बढ़िया बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो एरर्स होते हैं यानी जो गलतियाँ होती हैं वो डिसअसेंबली में नहीं, असेंबली के टाइम पर होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, हर कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई चीज़ जब खोल रहे हो तो उसके अंदर कोई गलतियाँ थोड़ी होंगी, जब आप उसको वापस से इकट्ठा कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, तब ना गलतियों के चांसेस होते हैं, है ना। डिसेंबली में यानी जब डिसअसेंबल आप किसी चीज़ को करते हो तो उसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये किसने बताया, ये बताया प्रोफेसर जेम्स रीजन ने। और प्रोफेसर जेम्स रीजन ने ही इन मेंटेनेंस टास्क में जो होने वाले एरर्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है। नहीं सॉरी, 2 कैटेगरीज में इंटेंशनली, मतलब कि इनिशियली यानी ब्रॉडली उन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा, आगे चल के 4 कैटेगरी हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कहा जितने भी एरर होते हैं, जितने भी एरर हो सकते हैं, सारे के सारे एरर 2 टाइप के होंगे, या तो अनइंटेंशनल होंगे या तो इंटेंशनल होंगे। अब इसका मतलब समझो, अनइंटेंशनल का मतलब जो जानबूझकर नहीं किया गया है, ठीक है, यानी अनजाने में हो गया है, और इंटेंशनल का मतलब जिसे जानबूझ करके किया गया है, ठीक है। तो अनइंटेंशनल में इन्होंने 2 एरर्स को रखा, पहला स्लिप और दूसरा लैप्स, ठीक है। स्लिप्स क्या है, स्लिप्स मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आपने बताई, उनके दिमाग से वो खिसक गया, मतलब उन्होंने सुना ही नहीं उसको, ऐसा मान लो कि आपने कोई चीज़ बताई, वो मिसअंडरस्टैंड हो गया या फिर ओमिट हो गया, मतलब वो सुन नहीं पाए, उतनी चीज़ हट गई उनके दिमाग से, ठीक है। तो यानी जो स्लिप का मतलब होता है छूटना, यानी कोई मैसेज आपने पास किया लेकिन वो मैसेज उनके तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी ह्यूमन एरर होते हैं उनको प्रोफेसर जेम्स ने अनइंटेंशनल यानी कि जानबूझकर ना किए गए एरर में पहली कैटेगरी दी, और अनइंटेंशनल में ही यानी जानबूझकर ना किए गए काम में दूसरी कैटेगरी इन्होंने बताई लैप्सेस की। लैप्सेस का मतलब जैसे आपने सुना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी मेमोरी जो है वो फेल हो गई। फेल होने का इन द सेंस कि आपने जितनी चीज़ें सुनी वो हर चीज़ आपको याद नहीं रही, ठीक है। तो उसे बोलते हैं लैप्स, और उसकी वजह से अगर कोई एरर होता है तो उस एरर को भी हम अनइंटेंशनल बोलेंगे, मतलब इसकी इन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, ठीक है। अब देखो, चाहे आप स्लिप की बात करो यानी कि कोई चीज़ छूटी हुई हो उसकी वजह से गलती हो, चाहे आप लैप्स की बात करो यानी आपके मेमोरी में कोई चीज़ भूल गई, जैसे भूलना जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं स्लिप, सॉरी लैप्स, है ना। कि आप कोई चीज़ सुने, जैसे आप खुद ही इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मैं जितनी चीज़ें आपको बताता हूँ वर्ड टू वर्ड आपको याद हो जाता है क्लास के बाद, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं लैप्स, यानी कुछ चीज़ें छूट जाना। जैसे मैं मान लो आज बहुत अच्छे से कोई चीज़ पढ़ाता हूँ, कल वही चीज़ पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा अगर याद दिलाओगे तो याद आ जाएगा, लेकिन वो खुद से याद नहीं रहता, उसे बोलते हैं लैप्स होना। और स्लिप होने का मतलब कि बीच में आपका कनेक्शन कट गया, मैं कुछ बोलता जा रहा था वो बीच में छूट गया, ठीक है, तो वो क्या है, स्लिप है। और आपने सुना लेकिन उसको याद नहीं रखा, ये है लैप्स। तो इन 2 कैटेगरीज को बोलते हैं अनइंटेंशनल एरर, यानी जानबूझकर गलतियां नहीं की गई हैं। दूसरा टाइप जो है इंटेंशनल एरर, उसमें इन्होंने बताया कि मिस्टेक 2 तरीके की होती हैं, सॉरी जो इंटेंशनल होता है वो 2 तरीके का होता है, पहला होता है मिस्टेक और दूसरा होता है वायलेशंस, ठीक है। तो मिस्टेक इन्होंने कहा कि भाई देखो, मिस्टेक को भी हम अनइंटेंशनल तो नहीं कह सकते क्योंकि आपने मिस्टेक की है, लेकिन ये इंटेंशनल भी नहीं है। कैसे नहीं है, इन्होंने कहा यार एक्चुअली में वो पर्सन जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, 2 कंडीशन में होता है उसको ऐसा। पहला ये होता है कि मान लो कोई रूल ही गलत है, मतलब जो प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है एक्चुअल में वही गलत है, तो उसने तो जानबूझ के नहीं किया, लेकिन अगर आप प्रोसीजर के हिसाब से चल रहे थे तो उसने जानबूझ के तो गलती नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इसको किसके कैटेगरी में रखेंगे, मिस्टेक की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। या फिर उसको मान लो नॉलेज ही नहीं था, जैसे मान लो किसी सिस्टम पर काम करने के लिए गया और उसको नॉलेज ही नहीं है ये सिस्टम है क्या, तो ऑब्वियस सी बात वो गलती करेगा। तो इस गलती को भी वो बोलेंगे कि मिस्टेक के कैटेगरी में है, ठीक है। और मिस्टेक ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मिस्टेक क्या है, अनइंटेंशनल एरर है कि इंटेंशनल है, तो ध्यान रखना ये इंटेंशनल है ना। भावनाओं पे अपने मत जाना कि मिस्टेक मतलब अरे भूल हो गई, है ना, उस भावनाओं पे मत जाना, ये जो आपके बुक में लिखा हुआ आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट है वायलेशंस। तो वायलेशन तो आप खुद ही समझदार हो, वायलेशन मतलब जानबूझकर आप गलती करो, जैसे कि जब आपके पास एक्सपीरियंस हो गया तो आप प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते, अरे यार प्रोसीजर क्या है तो हमने ही बनाया है, आ जाता है ना कि जिस स्कूल में तुम पढ़े हो उस स्कूल के प्रिंसिपल है, डायलॉग मारते हैं ना लोग, है ना, मतलब जहाँ तुम आज काम करने आओ मैं 20 साल से इधर ही काम कर रहा हूँ, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वायलेशंस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, प्रोसीजर को जानबूझ के छोड़ते हैं। जैसे अगर कोई प्रोसीजर है
कि पहले आप इस काम को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद इस काम को परफॉर्म करेंगे, और एक्सपीरियंस के साथ उनके पता चला कि यार ये वाला काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उसको परफॉर्म ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं उसे और सीधे नेक्स्ट वाले प्रोसीजर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने जानबूझकर ये मिस्टेक किया है, इसलिए हम इसको इंटेंशनल कहेंगे और हम इसको वायलेशंस की कैटेगरी में रखेंगे, यानी आपने जानबूझकर नियम को तोड़ा है, ठीक है। अब ये जो वायलेशंस होते हैं एक्चुअली दो प्रकार से हो सकते हैं, पहला होता है रूटीन और दूसरा होता है एक्सेप्शनल। रूटीन का मतलब यार आप जान रहे हो कि सब कुछ गलत है लेकिन रोज ऐसे काम कर रहे हो, है ना, जैसे बहुत सारे लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वायलेशन कर रहे हो। अभी कौन सा वायलेशन कर रहे हैं? रूटीन वाला वायलेशन कर रहे हैं, है ना, मतलब जान रहे हैं कि ये गलत है, रूल के खिलाफ है, उनका अटेंडेंस नहीं काउंट होगा, लेकिन फिर भी क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब जैसे मान लो कि आपने क्लास इस वजह से ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आप बाहर गए थे, आपकी मजबूरी थी, है ना, तो कुछ ऐसे वायलेशंस होते हैं जो मजबूरी में करने पड़ते हैं, है ना, मजबूरी में। जैसे मान लो कि कोई रिसोर्स ही नहीं है आपके पास, जैसे टूल अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जगह से कोई अल्टरनेट चीज़ का आप यूज़ करके उसको खोलते हो। जैसे आपने घर में बिजली उजली का बोर्ड जो होता है खोला होगा ना, जब कोई भी आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होता तो आप वो जो चाकू होता है घर का, नाइफ, उसी से खोल लेते हो, करते हो कि नहीं करते? तो वो वायलेशन है पर मजबूरी में है, क्योंकि नहीं है अवेलेबल तो क्या करोगे, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। तो एक्सेप्शनल वायलेशन जो है उनको भी हम ठीक ठाक नज़रिए से देखते हैं कि चलो भैया कोई था कि भैया इतना प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा था, इसलिए कर लिया। लेकिन जो रूटीन वाले करते हैं ये खतरनाक है कि भैया आप जानते हो ये गलती मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी रोज उसी गलती को दोहराते हो, ठीक है। तो ये जो वायलेशंस हैं ये सबसे खतरनाक होते हैं आपके ह्यूमन एरर्स में, ठीक है। और इसी को अवॉइड करने के लिए हम आगे देखेंगे बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मॉडल है रीजंस। ये जो प्रोफेसर रीजन थे ना, ये बहुत ही पहुंचे हुए आदमी है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं ह्यूमन फैक्टर में। इन्होंने क्या किया है, एक मॉडल भी दिया है, रीजंस स्विस चीज़ मॉडल, है ना, रीजंस स्विस चीज़ मॉडल। इसमें क्या है कि इन्होंने बोला कि आपका जो एरर होता है दैट इज़ एक्चुअली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब इन्होंने ऐसे कहा कि जैसे मान लीजिए कि 3-4 प्लेटें ऐसे रख दीजिए, 1 2 इधर 3 इधर 4, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन एरर होता है, यानी कि पहले सबसे पहले क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे एयरक्राफ्ट का मतलब आप यहाँ एम ही पढ़ लिए और अचानक से जाके उधर थोड़ी दूर जाने के बाद एक अपने MRO खोल लिया, ऐसा तो होता नहीं है भाई। MRO तो एक वेल डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एयरक्राफ्ट आते हैं, कुछ कंपनी वाले होते हैं एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। तो मान लो कि जब एयरक्राफ्ट खरीदा गया तो उन्होंने गलत एयरक्राफ्ट ही खरीद लिया, यहाँ से ह्यूमन एरर की स्टार्ट होती है। मतलब ये जो प्रोफेसर रीज़न थे, मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन फैक्टर के बारे में अट्रैक्टिव थे, इन्होंने बहुत सारी स्टडी की हैं क्योंकि ये बहुत बढ़िया इस एनालिसिस इन्होंने निकाला। इन्होंने कहा भाई देखो ह्यूमन फैक्टर ये नहीं कहोगे तुम, अरे ह्यूमन एरर जो है वो ये नहीं कहोगे कि सिर्फ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन से होता है, नहीं, ह्यूमन एरर की शुरुआत उसके बहुत पहले हो जाती है। कैसे? उन्होंने कहा सबसे पहला डिसीजन क्या लिया जाता है कि एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, है ना। अब मान लो कोई ऐसा एयरक्राफ्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें बहुत एरर हो रहे हैं, साला बहुत ज़्यादा उसको बनाना पड़ रहा है ना। तो जब उसको बहुत ज़्यादा बनाना पड़ रहा है भाई, तो आप जानते हो कि ये वाला एयरक्राफ्ट ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, इसमें बहुत सारे एरर्स आएंगे, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, लेकिन फिर भी आप मैनेजमेंट जो उसका डिसीजन लेता है कि हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से एरर का स्टार्ट होता है। ये किसने कहा? स्विस चीज़ मॉडल में किसने बोला? रीजन, प्रोफेसर रीजन जो थे, अभी मैंने बताया ना जेम्स रीजन, इन्होंने बताया कि भैया जो एरर की शुरुआत होती है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? आपके एयरक्राफ्ट के उससे बाइंग से लेकर, मतलब जब उसको लिया गया तो पहला एरर किसने किया? मैनेजमेंट ने किया। अब अगर उस मैनेजमेंट वाले एरर को एप्लीकेशन वाले एरर, जैसे मान लो वहाँ से जब एयरक्राफ्ट आएगा, अब नया एयरक्राफ्ट तो आ गया, तो ये उन्होंने कहा कि पहला प्लेट पार हो गया, कि मतलब अगर इसके पहले ही ह्यूमन एरर को खत्म कर दिया गया होता, ये एयरक्राफ्ट ना खरीदा गया होता तो काम बन जाता, कोई एरर ही नहीं आता। लेकिन इस प्लेट को एरर पार कर गया, अब सेकंड प्लेट पे पहुंचा। सेकंड प्लेट क्या हो सकता है? तो सेकंड प्लेट में आपका एक्चुअल इन्वायरमेंट आता है जहाँ पर एयरक्राफ्ट आता है, ठीक है, वहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, पायलट होते हैं, वो लोग देखते हैं, उसको चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बोले सेकंड एरर यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ भी रेक्टिफाई कर दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यहाँ भी रेक्टिफाई नहीं होता है तब फिर वो एरर आगे बढ़ जाता है। अब वो एरर आगे बढ़ेगा तो किसके पास पहुँचेगा? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस के पास, या फिर जो इंजीनियर्स होते हैं उनके पास पहुँचेगा। अब अगर वहाँ पर भी वो प्रॉपर तरीके से उस एरर को क्लासीफाई कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो भी ओके। अगर उसके बाद भी हुआ तो फिर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कंपोनेंट जो हैं वो खुद उस लायक होते हैं, सहने के लायक होते हैं, उनको इतना मजबूत बनाया जाता है कि अगर थोड़े बहुत एरर हो तो उसको संभाल ले, ठीक है, तो वो उसको संभालेंगे। और अगर ये प्लेट भी पार हो जाएगा तब जा करके एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है,
ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन एरर है वो ऐसा नहीं है कि आज हुआ और कल ऐसा, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। इन्होंने बहुत लंबी गहरी स्टडी की है, उस पर रिसर्च किया है, तब जाकर के ये चीज़ें निकाली कि जो ह्यूमन एरर है वो पूरी तरह से एक विंडो की तरह काम करता है, एक जगह से स्टार्ट होकर के धीरे 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 करके आगे बढ़ता है, और अगर बीच में उसे इंटरप्ट कर दिया जाए, बीच में ही अगर उसे रोक दिया जाए तो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर बीच में उसे नहीं रोका जाएगा तब प्रॉब्लम है, और वो आगे बढ़ के क्या कॉज करता है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, है ना। डिफरेंस क्या है एक्सीडेंट और इंसिडेंट में? तो एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्चुअल दुर्घटना हो गया, यानी क्रैश हो गया, या आपके ऑक्यूपेंट्स देते वो एक आध फैटिलिटीज़ हो गए, डेथ वगैरह हो गया, उसे बोलते हैं एक्सीडेंट। इंसिडेंट का मतलब एक्सीडेंट होते होते बच गया, मतलब या तो एयरक्राफ्ट लैंड हो गया या फिर कुछ पार्ट टूटे लेकिन ज़्यादा लोग नुकसान नहीं हुआ, तो उसे बोलेंगे इंसिडेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंसिडेंट और एक्सीडेंट में, ठीक है। क्लियर है इतनी सभी को बात? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो पहले, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटेंशनल का मतलब कि जो जानबूझ के किया गया हो, और अनइंटेंशनल का मतलब जो अनजाने में हो गया हो, ठीक है। तो इस कैटेगरी में भी आगे चल के क्या होता है, अनइंटेंशनल में दो तरीके के हैं ना, स्लिप और लैप्स, और इंटेंशनल में मिस्टेक और वायलेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीनिंग है, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में। जैसे घर में है ना, छोटा बच्चा होता है, बेचारा कुछ गलती कर देता है तो मम्मी पापा क्या, अरे जाने दो, क्या जानता है, उसको थोड़ी पता है, जाने दो, माफ़ कर दो, है ना। तो अनइंटेंशनल है वो, भाई जानबूझ के उसने कोई गलती नहीं की। तो ऐसा ही ऐसी छूट मिल जाती है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस को भी कि चलो अभी नहीं जान रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, हाँ हाँ, सेल मॉडल बहुत ही ईजी है। सेल मॉडल में SHEL, एस मतलब सॉफ्टवेयर, H फॉर हार्डवेयर, E फॉर इन्वायरमेंट, एंड L फॉर लाइवर। सेल मॉडल में सॉफ्टवेयर का मतलब डॉक्यूमेंट से है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखी जाती हैं। हार्डवेयर मतलब जैसे टूल्स वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हार्डवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो हार्डवेयर है ना। हार्डवेयर, आप हार्डवेयर की दुकान भी देखते होगे ना, तो वहाँ क्या मिलता है, यही सब लोहे वोहे का सामान मिलता है, तो उसे हार्डवेयर बोलते हैं। तीसरा है आपका क्या बोलते हैं, SHE फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या आता है आपका, वही लाइटनिंग कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वाइब्रेशंस तो नहीं है, नॉइज़ तो नहीं है ना, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब इन्वायरमेंट में आता है। और L फॉर हो गया लाइवर। लाइवर में जैसे हम और आप आते हैं, पीपल आते हैं, जो काम करते हैं लोग, उनकी हेल्थ हो गई, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ, झगड़ा कितना करते हैं, काम करने का तरीका कैसा है, कोवर्किंग कैसी है, एक साथ मिलके काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, टीम में उनका मैनेजमेंट कैसा है, सुपरविजन कैसा है, लीडरशिप कैसा है, फॉलोअरशिप कैसा है, ये सब क्या आता है लाइवर में आता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे फिर प्रोफेसर रीजन यहाँ भी नहीं रुके, इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च किया है। ये आगे जाकर के बोले कि जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन जनरली जो थोड़ी बहुत गलती करता है ना, उससे बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलतियाँ करें, इसका मतलब ये है कि आप उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लें, उसे पहले ही ख़त्म कर दें, ताकि आगे गलतियों के चांस ना बने, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि मोस्टली जो रीज़न होते हैं हमारे ह्यूमन एरर के, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले इन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि कोई कंपोनेंट जो है वो गलत इंस्टॉल किया गया हो, यानी कि इनकरेक्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स को गलत तरीके से लगाया गया हो। दूसरा इन्होंने कहा कि रॉन्ग पार्ट लगा दिया गया हो, मतलब किसी और पार्ट की जगह दूसरा पार्ट लगा दिया गया हो, ये एक एरर हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स में एरर आ सकते हैं, भाई किसी और का कनेक्शन किसी और में ज्वाइंट कर दिया गया हो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है टूल वगैरह छूट गए हो, जैसे एयरक्राफ्ट में या किसी सिस्टम के अंदर टूल छूट जाते हैं ना भूलने की वजह से, तो ये चीज़ भी क्या है, ह्यूमन एरर का एक मेन रीज़न है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हो सकता है आपने ल्यूब्रिकेशंस प्रॉपर नहीं की होंगी, उसकी वजह से जो एरर्स होते हैं उसको भी ह्यूमन एरर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला जो पैनल्स वगैरह लगते हैं ना, छोटे छोटे पैनल आपके एयरक्राफ्ट में आप देखोगे बहुत जगह छोटे छोटे बहुत सारे पैनल होते हैं, उनको इंस्पेक्शन पैनल बोलते हैं। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, जैसे सिस्टम को अगर इंस्पेक्ट करना है तो हम पूरा सिस्टम नहीं खोलते, वो इंस्पेक्शन पैनल खोलते हैं और उसे देख लेते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है कि नहीं है, वो अप्रोप्रिएट जगह पर लगी होती है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने उसको लगाना भूल गए हो आप, या फिर उन्होंने बोला लॉक पिन वगैरह लगाना, जैसे किसी चीज़ का लॉक पिन होता है ना कि ये यहाँ जा करके लॉक होगा, वहाँ पिन होते हैं, तो हो सकता है आप उसको भूल गए हो। तो मोस्टली यही रीजंस होते हैं ह्यूमन एरर के, है ना। ह्यूमन एरर कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ह्यूमन एरर होता है तो फिर नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो सिस्टम का फेलियर नहीं है, वो ह्यूमन का फेलियर। अगर आप उसे चाहते तो बचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं बचाया, इसलिए ह्यूमन एरर इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट होता है तो भाई आप उसे चाह के भी नहीं बचा सकते, है कि नहीं। लेकिन अगर आप ह्यूमन एरर कर रहे हैं तो मतलब आपकी गलती है ना, आपने कुछ गड़बड़ किया है, आप चाहते तो उसको रोक सकते थे, ठीक है।
फिर इसके बाद जैसे है कि आप भाई एरर को कैसे अवॉइड करोगे और कैसे मैनेज करोगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो ये है कि एरर को आप इंडिविजुअल बेसिस पर, एक एक की बेसिस पर ट्रेन करोगे, सही करोगे, एक एक की बेसिस पे, ऐसा नहीं कि कुछ भी करोगे, है ना। एक एक की बेसिस पे जहाँ गलतियाँ हो रही वहाँ जाकर उसे समझाओगे, देखोगे, रेक्टिफाई करोगे और समझाओगे कि कैसे काम करना है। फिर उन्होंने बताया कि आप एसेस करो, जैसे मान लो कोई होता है ना कि एरर हो गया तो वो इंसान को ढूंढने लगता है गलती किसने की है। ये तरीका गलत है। इन्होंने कहा कि भैया इंसान को मत ढूंढो, गलती को ढूंढो कि गलती क्या हुई है और उसके बाद समझाओ कि भैया ये गलती किसी से ना हो। क्योंकि इंसान को ढूंढोगे तो बेचारा खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मुझसे गलती हो गई, ये हो गई, ऐसा वैसा, है ना। तो वो और फ्रस्ट्रेशन में और गलतियां कर देगा, है ना। स्ट्रेस है, प्रेशर है कि मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ये वो, ऐसा वैसा, फलाना ढिंकाना। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंसान को नहीं, एरर को ढूंढो। ठीक है, इसके अलावा अपनी जो डिटेक्शन आपकी टीम है जो एरर्स को ढूंढती है, उनको थोड़ा इन्हेंस करो, उनको थोड़ा रुपया पैसा दो, ठीक है, उनमें थोड़ा अच्छा वो करो ताकि वो थोड़ा समझें, अच्छे से काम करें। क्योंकि पता चला आपने तो गलती की है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो उसको ढूंढने गया वो भी गलती कर रहा है, तो भी गलत बात है ना। आप ह्यूमन एरर को ढूंढ ही नहीं पाएगा कि गलती कहाँ हो रही है। तो ये चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ह्यूमन एरर को, ठीक है। और इसी मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी इसको मैनेज करने को ही हम कहते हैं एरर मैनेजमेंट सिस्टम। इसका पूरा एक सिस्टम ही होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भैया एरर को कैसे मैनेज किया जाए। उसके लिए एक प्रणाली बनाई जाती है, कुछ लोगों की टीम होती है जो सिर्फ इसी पर काम करती है, ठीक है। तो वही बात है कि जब पहले के ज़माने में चलता था तो ब्लेम एंड ट्रेन के मामले पे चलता था कि मतलब पहले देखो कि किसने गलती की है फिर उसको सिखाओ। नहीं, इन्होंने कहा ऐसा ना करो, ऐसा करने से क्या होगा, इंसान परेशान हो जाएगा जिसने गलती की है। तो इससे अच्छा है कि आप एरर को ढूंढो, उसके बाद ट्रेन करो। पहले एरर को ढूंढो कि गलती क्या हुई है, उसके बाद सबको ट्रेनिंग दो एक साथ कि किसी से भी ये गलती नहीं होने पाए, ठीक है। इंडिविजुअल ब्लेमिंग से क्या होता है, जैसे आजकल देखते हो ना कि लोग नौकरी नहीं मिलती तो फांसी लगा लेते हैं। ये कोई तरीका है ना, ये तो कोई तरीका नहीं है। लेकिन इससे क्या हो सकता है, इससे और लोग परेशान हो जाते हैं, आपके घर वाले जो सुसाइड आपने कर ली तो कोई सोल्यूशन थोड़ी है, इसमें तो और प्रॉब्लम में आप डाल के चले जाते हो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई राइट प्रोसीजर, जैसे मान लो कोई प्रोसीजर है जिसके हिसाब से आप गलतियाँ काम करते हो तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो उस प्रोसीजर को ही हटा दो, दूसरा प्रोसीजर लेके आओ जो सही हो बिल्कुल, जिससे गलतियाँ होने के चांसेस कम हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई कोई मिसिंग पीस है, जैसे मान लो कुछ काम आप कर रहे हो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार छूट जा रही है, तो उसको अलग से ले जा करके सबको समझाओ कि भैया ये पीस नहीं छूटनी चाहिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो इन तरीकों का अगर आप यूज़ करते हो तो आप ईजिली जो है हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और रीज़न ने एक बात और बताई थी कि जो आपके एरर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है लेटेंट। एक्टिव मतलब जो अपनी आँख से दिखता है ना, कि जैसे ये अभी अरे यार ये गलतियाँ करे तो ये गलती हो जाएगी। लेकिन लेट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मान लो कि आपका जो मोटरसाइकिल है, जिस बाइक है जो आप चलाते हो, मान लो उसके टायर में, है ना, अचानक इतना बड़ा वो निकला हुआ है ना, गोला टाइप का निकला हुआ है, आप देख रहे हो, आपको पता है ये किसी ना किसी दिन फट जाएगा, तो उसको कहते हैं एक्टिव एरर। मतलब आपकी बिल्कुल आँख के सामने है, आप चाहो तो उसे ठीक कर सकते हो, लेकिन आपने नहीं ठीक किया इसलिए वह गलती हुई, उसे बोलते हैं एक्टिव एरर। लेकिन आपकी जो टायर है वो बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकर के जा रहे थे, एक दिन पंचर हो गया, ये क्या है, लेटेंट है। मतलब आपको नहीं पता चला था, वो अपने आप हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं लेटेंट एरर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया मेडा, ठीक है, मेंटेनेंस एरर डिटेक्शन एड, ठीक है। ये सभी ने नहीं, ये बोइंग ने स्पेशली डिज़ाइन किया है, बोइंग कंपनी जो है उसने डिज़ाइन किया है, और बहुत सारे जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में तो पता नहीं, लेकिन विदेशी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि भैया इसमें 3 स्टेप हैं कि जो भी जिसने भी गलती की है ना उसको एज पॉजिटिव वे लो कि भाई उसने जानबूझ के गलती नहीं की होगी, उससे गलती हो गई होगी, है ना। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई सबका जितना भी लोगों का ओपिनियन है कि इसको कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कंट्रीब्यूशन टू ऑल, सबका कंट्रीब्यूशन देखने के बाद काम करो, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा कि भाई मैनेज जो एरर है ये देखो कि उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है और कितने हद तक मैनेज कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर मैनेज करो। क्यों? क्योंकि उसे आप जितने अच्छे से मैनेज करोगे आपका सेफ्टी कल्चर, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वो इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो इस 3 प्रिंसिपल पर काम करना है। और प्रोसेस कैसे करना है, मतलब क्या क्या काम करना है, तो सबसे पहले जो भी काम, मतलब एरर होगा तभी ना आप इन्वेस्टिगेट करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इवेंट होने देना है। मतलब अगर एरर हुआ है तो फिर क्या करोगे, डिसीजन लोगे। डिसीजन के लिए कुछ लोगों को बुलाओगे, उनको इकट्ठा करोगे, सारा चीज़ करोगे, है ना। और इकट्ठा करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिजल्ट निकल करके आता है उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी कि भाई आगे आने वाले टाइम में ऐसी गलतियां ना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और एट लास्ट फीडबैक लिया जाएगा कि क्या जो हम किए हैं वो सही है पूरी तरह से कि
नहीं सही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इवेंट, देन डिसीजन, देन इन्वेस्टिगेशन, देन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज और उसके बाद फीडबैक, है ना। इस प्रिंसिपल पर, यानी आपके 3 प्रिंसिपल आपको देखिए, इस प्रोसेस में काम होगा, ये 5 स्टेप्स, ठीक है, मेडा। इसके अलावा इसकी बेनिफिट क्या है, तो भैया जब से मेडा लागू किया गया है जिन ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 16% तक, यानी 16% तक का ह्यूमन एरर किया गया है विद द हेल्प ऑफ मेडा, ठीक है। इसके अलावा है कि आपका जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ, है ना, यानी कि जो भी काम करने का तरीका था, जो ढंग था, वो पूरी तरह से इम्प्रूव हुआ। और इससे आपका सेफ्टी कल्चर अच्छा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा बना, वर्कलोड कम हो गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी इम्प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर एंड। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो